हरे कृष्णा। हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एनालिसिस, जिसमें आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दो रेशियोज पढ़ लिए थे, उन पे क्वेश्चन भी कर लिया था। एक था करंट रेशियो और दूसरा था लिक्विड रेशियो। ये दोनों ही फाइनेंशियल रेशियोज के शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो थे, करंट और लिक्विड। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको डिक्टेट भी किए थे, आप लोग ने घर पे फिर से ट्राई किए उनको? ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपको पता है एग्जाम में ना क्वेश्चन रेशियो पे बनता है और नॉर्मली थोड़ा बड़ा बनता है, वो भी मैं आपको चैप्टर के एंड पे दिखाऊंगा किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगला रेशियो फाइनेंशियल का ही है बट लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो की बात कर रहे हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो। ये रेशियो आपने सुना होगा, डेट टू इक्विटी, और इस रेशियो में ही कहीं ना कहीं फॉर्मूला छुपा हुआ है नाम में ही। डेट टू इक्विटी रेशियो मींस डेट अपॉन इक्विटी, तो लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी। क्या कह रहे हैं सर, इसका एक और फॉर्मूला होता है टोटल लाइबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर फंड, बट हम लोग प्रेफरेंस जो देते हैं किसको देते हैं? फर्स्ट वाले को, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी। और ये रेशियो आइडल कितना है? द आइडल रेशियो इज 2:1 इफ इट इज कैलकुलेटेड बाई फर्स्ट फॉर्मूला, और अगर सेकंड से निकाल रहे हैं तो 0.67:1। तो आप कोशिश करिएगा पहला वाला ही लगाने की। सर क्या हम लोग केवल एक याद कर लें चल जाएगा काम? ठीक है, अगर दो नहीं कर पा रहे हो तो पहला याद कर लो। और याद क्या करना है वो तो याद हो ही गया, डेट टू इक्विटी, ऊपर डेट नीचे इक्विटी। ओके जी। अगला आता है कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल वर्ड तो सर सुना है, ये गियरिंग रेशियो क्या है? जैसे गाड़ी में गियर होता है ना, वहीं से निकल के आया ये वर्ड गियरिंग रेशियो। ये करता क्या है? अगर आप फॉर्मूला देखें तो आपको समझ में आएगा कहना क्या चाह रहे हैं। कहता है साहब ऊपर आप लीजिए जो भी ऐसे फंड्स आपने ले रखे हैं जिस पे आपको फिक्स्ड इनकम या इंटरेस्ट या फिक्स्ड डिविडेंड देना पड़ेगा। जैसे हम लोग फाइनेंस कराते हैं तो या तो हम डिबेंचर्स, डेट वगैरह, लोन वगैरह जिसको आप कहते हैं, यानी डेट से फाइनेंस कराते हैं, बदले में ब्याज देते हैं। या तो हम प्रेफरेंस शेयर से फाइनेंस कराते हैं, बदले में आमतौर पे एक प्री डिटरमाइंड रेट पे डिविडेंड देते हैं। या इक्विटी से फाइनेंस कराते हैं। ऊपर आना है वो चीजें जिसपे आप दे रहे हैं पहले से तय इंटरेस्ट या डिविडेंड। तो पहले से तय इंटरेस्ट किस पे देते हैं आप? डेट पे। डिविडेंड किस पे देते हैं पहले से जो तय है? प्रेफरेंस पे। तो ऊपर आनी है फिक्स्ड इनकम एंड फिक्स्ड डिविडेंड बियरिंग फंड्स। इंटरेस्ट नहीं आना है ऊपर, उसके फंड्स आने, मतलब 10 लाख रुपए के डिवेंचर है, 10% ब्याज का रेट है तो 1 लाख का ब्याज है। ऊपर 1 लाख रुपए नहीं आने, ऊपर 10 लाख रुपए आने। प्लस अगर प्रेफरेंस शेयर्स भी है तो ऊपर प्रेफरेंस शेयर भी आने, अपॉन जो नॉन फिक्स्ड इनकम फंड्स हैं। नॉन फिक्स्ड इनकम फंड्स कौन से होते हैं? इक्विटी। क्यों? इनके साथ हमारा कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रेट तो होता नहीं कि हम आपको डिविडेंड देंगे ही देंगे, इट डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट। तो कह रहे हैं सर, पहले आपको पढ़ाऊं तो लिखा है फिक्स्ड इनकम फिक्स्ड डिविडेंड बियरिंग फंड में क्या आएगा? डिबेंचर आ जाएंगे, ब्याज देते हैं। लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा, ब्याज देते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिक्स्ड डिविडेंड देते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा? क्या इक्विटी शेयर होल्डर फंड जब हम बोलते हैं केवल इक्विटी शेयर बोल रहे हैं? नहीं, जो जो पैसा इक्विटी को बिलोंग करता है, तो इक्विटी को इक्विटी शेयर कैपिटल भी बिलोंग करती है, रिजर्व एंड सरप्लस भी बिलोंग करता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। सर ये क्या माइनस किया हुआ है आपने? देखो, अगर प्रॉफिट है तो वो जुड़ जाएगा, वो तो ऑलरेडी रिजर्व एंड सरप्लस में जुड़ा होगा। और अगर नेगेटिव है, लॉस है, तो वो क्या होगा? जब प्रॉफिट जुड़ना है तो लॉस को क्या होना है? माइनस होना है। तो ये मैंने अलग से लिख दिया कि अगर दिया हो डेबिट बैलेंस पीएनएल का अलग से तो वो माइनस होगा, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। और एक चीज क्या माइनस हो रही है? फिक्टिशियस एसेट। ये क्या होते हैं? फिक्टिशियस एसेट उन एसेट को कहते हैं जो वैल्यू लेस है, जो एसेट है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने अंडर राइटर्स को कमीशन दिया, आपका खर्चा था, आपको उसको राइट ऑफ करना चाहिए था पीएनएल में, लेकिन अभी तक आपने उसको पीएनएल में राइट ऑफ नहीं किया है। आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड में अंडर राइटर्स कमीशन नॉट येट रिटन ऑफ अभी भी आ रहा है। तो एक तरीके का ये कोई एसेट है ही नहीं, ये तो फिक्टिशियस एसेट है। और सुनिए, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट येट रिटन ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट येट रिटन ऑफ, हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर नॉट येट रिटन ऑफ। कुछ भी इस तरीके का खर्चा जो आपने राइट ऑफ नहीं किया। या जैसे आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा, जब आपने डिबेंचर वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे आपने एक ट्रीटमेंट देखा था डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का, या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, दोनों ही पढ़े थे हम लोगों ने।
उसमें आपने देखा था ना कि हम लोग राइट ऑफ करने के लिए फिक्स तरीका या फ्लक्चुएटिंग तरीका यूज कर रहे थे। तो जो पोर्शन राइट ऑफ हो जा रहा था वो तो पीएनएल में चला जा रहा था, और जो राइट ऑफ नहीं हो रहा था, मान लीजिए 10,000 रुपए का डिस्काउंट है, 5 साल की लाइफ है, फिक्स तरीका लगना है, तो हर साल 2-2 हजार राइट ऑफ कर रहे हैं। तो 10,000 का डिस्काउंट, इस बार 2,000 राइट ऑफ हुआ, तो 8,000 जो राइट ऑफ नहीं हुआ वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में आता है। क्या वाकई वो वाकई एसेट है क्या? कल को कंपनी बंद हो जाए तो क्या वो बिक जाएगा, 8,000 मिल जाएंगे? नहीं साहब, वो तो एक ऐसा खर्चा था, एक ऐसा नुकसान था जिसको आपने बाइफरकेट कर दिया। आपने कहा एक बार में राइट ऑफ नहीं करेंगे, नहीं तो उस साल के प्रॉफिट्स धड़ाम हो जाएंगे, इसका फायदा हमें ड्यूरिंग 5 इयर्स मिलने वाला है, तो आपने कहा 5 साल में राइट ऑफ करेंगे। तो जो पोर्शन राइट ऑफ नहीं किया है वो है फिक्टिशियस एसेट। समझ पा रहे हैं बात को? तो वो भी तो आपका नुकसान ही है, देखा जाए तो उसकी वजह से भी तो आपके प्रॉफिट्स कम होंगे, इसलिए उसको माइनस करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में दिया है फिक्टिशियस एसेट तो माइनस होगा, नहीं दिया है तो कुछ नहीं होगा। तो यानी इक्विटी शेयर होल्डर फंड कैसे निकलेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये जोड़ेंगे। डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अगर है यानी लॉस है, डेबिट बैलेंस में अंडरलाइन करके लिख लो, दैट इज लॉस है ना, तो वो माइनस होगा। फिक्टिशियस एसेट है तो वो माइनस होगा। फिक्टिशियस एसेट का एग्जांपल लिखना हो तो आप लिख सकते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर नॉट येट रिटन ऑफ। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जो आपने पढ़ा भी था। ठीक है सर, ये बताओ जरा, ये जो रेशियो है ये बताता क्या है? अगर हम लोग ये जान लें तो क्या होगा? देखो, नहीं भी जानोगे तो भी पास हो जाओगे, लेकिन जान लो तो बेटर है। देखो, ये रेशियो ये बताता है कि आपके कितने ऐसे फंड्स हैं जिन पे आपको फिक्स्ड पैसा देना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए आप एक ऐसी कंपनी है जिसकी अर्निंग अनसर्टेन है, कभी ज्यादा कमा लेते हैं, कभी कम कमाई होती, किसी साल नहीं कमाई होती। ऐसे में अगर आप डेट वगैरह से ज्यादा पैसे लेके आएंगे तो आप एक कमिटमेंट करके आ रहे हैं कि हम ब्याज देंगे आपको। बैंक से लोन लाते हैं तो बैंक को ब्याज चाहिए, चाहे आप उस पैसे से कमाओ ना कमाओ, ज्यादा कमाओ, कोई फर्क नहीं। तो अगर आपकी अर्निंग अनसर्टेन है तो आपको डिबेंचर से, प्रेफरेंस शेयर से कम पैसा लाना चाहिए, इक्विटी से ज्यादा पैसा लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कल को अगर डिबेंचर वगैरह वाले हैं वो तो खड़े हो जाएंगे, हमारा इंटरेस्ट तो, हमारी अर्निंग ही नहीं है, पता नहीं हुई। तो दैट मीन्स अगर जो नई फर्म्स हैं, नई कंपनियां हैं, या पुरानी है लेकिन अर्निंग अनसर्टेन है, उनका ये रेशियो कम होना चाहिए। ऊपर वाली फिगर कम होगी तभी रेशियो कम होगा। और जिनकी अर्निंग सर्टेन है, अच्छी अर्निंग है, उनमें ये रेशियो ठीक ठाक भी है, ज्यादा भी है तो चलेगा। क्योंकि आपने जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पढ़ा था, जा रहा है इतना दिमाग, आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा था, तो आपने जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखा था, केडी निकाला था, कॉस्ट ऑफ डेट केपी निकाला था, केई निकाला था, सबसे ज्यादा कॉस्ट किसकी थी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, केई सबसे ज्यादा होता है। तो कॉल इक्विटी की कॉस्ट ज्यादा होती है, डेट और प्रेफरेंस शेयर ये चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो आपको करना क्या चाहिए? कोशिश करनी चाहिए कि अगर अर्निंग सर्टेन है तो इनसे ज्यादा पैसा लाएं और इक्विटी से कम लाएं। और अभी भी आपने ऊपर देखा आइडल डेट टू इक्विटी रेशियो 2:1 होता है। पढ़ तो आपने लिया, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि अगर 3 रुपए लगाने हैं बिजनेस में तो 2 रुपए डेट के लगाएं, 1 रुपए इक्विटी का। तो अगर आपकी पुरानी फर्म है, अर्निंग सर्टेन है तो कैपिटल गियरिंग रेशियो ज्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज आप उनका पैसा टाइमली रीपे कर देंगे। लेकिन अगर अर्निंग अनसर्टेन है या नई फर्म है तो ये रेशियो थोड़ा कम होगा तो बेटर होगा। अब आप इसका सिग्निफिकेंस पढ़ सकते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो का। हाई गियरिंग रेशियो इज नॉट गुड फॉर ए न्यू कंपनी। क्यों? क्योंकि पैसा दोगे कहां से तुम? अभी तुम्हारी अर्निंग तो हुई नहीं है, पता नहीं कमा भी पाओगे कि नहीं, और तुमने ज्यादा लोन ले रखा है, ज्यादा प्रेफरेंशियल इश्यू कर दिए। या कौन सी कंपनी के लिए नहीं अच्छा है? और ऐसी कंपनी जिसकी फ्यूचर अर्निंग्स अनसर्टेन। क्लियर हो गया? फॉर्मूला दिमाग में रखना है। तो फॉर्मूले में ऊपर क्या आएगा हिंदी में बात करें तो ऊपर आपका ये आएगा डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नीचे क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस। तो ये दो चीजें कर ही रहे हैं। समझ पा रहे हैं? एक क्वेश्चन कराता हूं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। कैपिटल गियरिंग रेशियो दे दिया है, अरे वाह, 0.625 दे दिया है। लॉन्ग टर्म डेट भी बता दिए 5 लाख। रिजर्व टू कैपिटल 0.6 है और रिजर्व पूछ रहे हैं। सर ये क्या है? ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं। रिजर्व टू कैपिटल रेशियो दिया है 0.6। नाम पे फोकस करो, रिजर्व टू कैपिटल मींस
रिजर्व अपॉन कैपिटल करके 0.6 है। तो ये आपको फिगर्स दी हैं। आप बताओ मैं डायरेक्टली कराऊं कि आप एक बार ट्राई करोगे? करोगे आप सभी लोग पक्का? तो चलो मैं हिंट दे देता हूं। सबसे पहले कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखो और चीजों को आगे बढ़ाओ, फिर देखते हैं किस अंजाम तक आप पहुंचते हैं। फॉर्मूला दिखा देते हैं आपको। ये फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले। कैपिटल गियरिंग रेशियो इज इक्वल टू फिक्स्ड इनकम एंड फिक्स्ड डिविडेंड बियरिंग फंड्स अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। एग्जाम में भी फॉर्मूला लिख लिख करके करिएगा। ऑनलाइन वाले बच्चों आ रहा है समझ में आप लोगों को? हाँ वेरी गुड, आंसर तो आपने बता दिया, सही है, यही लिखा हुआ है। हाँ वेरी गुड। हाँ जी, आप क्या पूछ रहे थे? नहीं, ओके ओके। तो सभी लोग फॉर्मूला लिखिए, कोशिश करिए 5 मिनट लगा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और फिर मैं आपको सॉल्व करा दूंगा अगर नहीं आएगा तो। आंसर मैंने आपको बता भी रखा है, रिजर्व निकालना है और आंसर 3 लाख है। नहीं आ रहा, चलो मैं कराता हूँ। हाँ फॉर्मूला दिखा देता हूँ आपको। मैं हिंट दूं क्या आपको? सबसे पहले सभी लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया है? पक्का सभी ने लिख लिया? अब इस फॉर्मूले में कैपिटल गियरिंग रेशियो की जगह लिखो 0.625। ये दिया हुआ है ना कैपिटल गियरिंग रेशियो 0.625, और ऊपर वाली फिगर न्यूमरेटर की फिगर दी हुई है लॉन्ग टर्म डेट 5 लाख। प्रेफरेंस शेयर दिया नहीं तो नहीं होगा, इज इक्वल टू ऊपर वाली फिगर लिख दो 5 लाख, डिवाइड बाई इक्विटी शेयर होल्डर फंड को इक्विटी शेयर होल्डर फंड ही लिखा रहने दो, इक्विटी शेयर होल्डर फंड ही लिखा रहने दो। बताओ इसको सॉल्व करके आप हमको इक्विटी शेयर होल्डर फंड बता दोगे? 8 लाख पक्का? हाँ ठीक है, इतना आप काम करो, फिर और आपकी मदद करूंगा। पहले सभी लोग इतना कर लो, मैं राम राम से चल रहा हूं। पहले फॉर्मूला लिखा, फिर हमने फॉर्मूले में सारी चीजें ये पुट करी, और हमारा इक्विटी शेयर होल्डर फंड आ जाएगा 8 लाख रुपीज। बच्चे बता रहे हैं कैसे? 5 लाख डिवाइडेड बाई 0.625। तो मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं, 5 लाख डिवाइडेड बाई 0.625। तो बिल्कुल आप लोग 8 लाख सही बता रहे हो। इक्विटी शेयर होल्डर फंड हमारा 8 लाख रुपए आ जाएगा, इतनी मैंने आपको मदद कर दी है। बट सर निकालना तो रिजर्व है। हाँ बेटा, अगला वही चलने वाला हूं। ठीक है, यहां तक सभी ने कर लिया है? यहां तक कोई टेंशन किसी को? यहां तक कुछ पूछना है? नहीं। अब सुनो, इक्विटी शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला ये लिखा है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस के ये जो दो पोर्शन है, ये हम तब तक नहीं लिखते जब तक दिए ना होते। मतलब फिक्टिशियस एसेट नहीं बोल रहा है तो मानेंगे है ही नहीं, पीएनएल का डेबिट बैलेंस लॉस नहीं बोल रहा है तो मानेंगे है ही नहीं। यानी इक्विटी शेयर होल्डर फंड जो है वो इन दोनों का टोटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो एक लाइन छोड़ के पहले तो ये फॉर्मूला लिखो, एक लाइन छोड़ो, बिल्कुल किचपिच ना बना देना, एक लाइन छोड़ के लिखो, इक्विटी शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। लिख लिया? इक्विटी शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल
प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब आपके पास इक्विटी शेयर होल्डर फंड आ चुका है, देखिए आपने लाइन नहीं छोड़ी इतना कहने के बाद भी, है ना। इक्विटी शेयर होल्डर फंड आ चुका है 8 लाख रुपीस, तो लिखो 8 लाख इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। नहीं 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 नहीं, प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल, जितना बोल रहे उतने, अरे जितना बोल रहे चाचा उतना ही करो। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये 0.6 काटो अभी। देखो पहले इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस लिख दिया। 8 लाख इज इक्वल टू क्या लिखा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब एक लाइन फिर छोड़ो, और साहब आपको दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है रिजर्व टू कैपिटल 0.6, ये नहीं लिखा है कि रिजर्व 0.6 है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखना रिजर्व अपॉन कैपिटल डिवाइड बाय कैपिटल इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, रिजर्व अपॉन कैपिटल 0.6 है, यानी रिजर्व कितना हो जाएगा, रिजर्व अपॉन कैपिटल 0.6 है, तो कैपिटल और 0.6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रिजर्व इज इक्वल टू 0.6 कैपिटल। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो रिजर्व इज इक्वल टू 0.6 कैपिटल, रिजर्व मतलब वही रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व इज इक्वल टू 0.6 कैपिटल। अब जो तुमने ऊपर लिखा था, क्या लिखा था, इक्विटी शेयर होल्डर फंड में क्या लगा दिया तुमने, 8 लाख इज इक्वल टू, क्या लिखा था, 8 लाख इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। उसको दोबारा लिखो एक बार, 8 लाख इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। 8 लाख, यहां तक पहुंच चुके थे हम लोग, 8 लाख इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इतना लिख लिया। अब बताओ, आपने अभी अभी लिखा है कि रिजर्व जो है वो 0.6 कैपिटल है, तो रिजर्व की जगह क्या लिख सकते हैं, 0.6 कैपिटल, यानी अब नेक्स्ट टाइम लिखो 8 लाख इज इक्वल टू कैपिटल, या इक्विटी शेयर कैपिटल पूरा लिखना हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस 0.6 इक्विटी शेयर कैपिटल, या कैपिटल प्लस 0.6 कैपिटल। 8 लाख रुपए किसके बराबर है, कैपिटल प्लस 0.6 कैपिटल। अब इसको सॉल्व कर पाएंगे आप, कैपिटल प्लस 0.6 कितना हो जाएगा, 1.6, 1.6 कैपिटल, 8 लाख इज इक्वल टू 1.6 कैपिटल, तो कैपिटल कितनी आ जाएगी, 5 लाख आएगी। ठीक है, सभी लोग निकालो कैपिटल कितनी आ जाएगी, 8 लाख इज इक्वल टू 1.6 इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगी 5 लाख। कैसे 5 लाख, 8 लाख डिवाइड बाई 1.6। अब देखो भाई साहब, इक्विटी शेयर होल्डर फंड जो है वो दो का टोटल होता है। कौन से दो का टोटल होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का। इक्विटी शेयर होल्डर फंड हमको 8 लाख रुपए पता हुआ है, वो हमको पता है, हम लोग ने निकाला है 8 लाख रुपए, ये पता है। इक्विटी शेयर कैपिटल अभी अभी आपने 5 लाख निकाली है, क्या आप मेरे को रिजर्व एंड सरप्लस नहीं निकाल के बता पाओगे, 3 लाख आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट टाइम देखो, इक्विटी शेयर होल्डर इज इक्वल फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू, अब 10 बार घर में जब प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब इक्विटी शेयर होल्डर फंड की जगह 8 लाख रुपीज लिख दीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल में 5 लाख लिख दीजिए, रिजर्व एंड सरप्लस निकाल लीजिए। हाँ, ये भी कर सकते हैं, रिजर्व अपॉन कैपिटल इज इक्वल टू 0.6 करके भी निकाल सकते हैं, वैसे भी करके निकाल सकते हैं, वो भी बता देते हैं, पहले ये लिख लो फिर वो भी बता देते हैं, जो अच्छा लगे, दोनों में कुछ भी कर सकते हो। देखो एक तरीके की मैथ सही है, तो आप किसी भी तरीके से वहां तक पहुंच रहे हो, सही है। मैं कभी किसी बच्चे से ये नहीं कहता कि जो मैंने नोट कराया वही याद कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक किया। तो एक तरीका तो ये कर सकते हैं सभी लोग, 8 लाख इज इक्वल टू 5 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख आ जाएगा। या दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, आपको रिजर्व अपॉन कैपिटल पता है 0.6, तो रिजर्व अपॉन कैपिटल 0.6, या रिजर्व इज इक्वल टू 0.6 कैपिटल, तो रिजर्व इज इक्वल टू 0.6 कैपिटल की जगह कितना लिख दोगे, 5 लाख, तो रिजर्व इज इक्वल टू 0.6 इंटू 5 लाख, तो 3 लाख आ जाएगा, वो भी आप कर सकते हैं। रिजर्व इज इक्वल टू 0.6 इंटू कैपिटल, कैपिटल आई है 5 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी आई है 5 लाख, तो 5 लाख इंटू 0.6। हाँ, जो कैपिटल की बात कर रहे हैं वो इक्विटी शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं।
ये जो रिजर्व टू कैपिटल 0.6 है, वो कैपिटल जो है वो इक्विटी शेयर कैपिटल। आ गया समझ में? अब एक बार अभी और कराऊं कि आप घर पे करोगे? करोगे पक्का सेम क्वेश्चन? कि एक बार जिस क्वेश्चन को कर दिया उसको दोबारा नहीं करते? वो एक मूवी में कादर खान कहता है, गोविंदा था और कादर खान था, तो गोविंदा गरीब होता है, कौन धूले राजा थे पिक्चर, नाम नहीं याद है, ऐसे कुछ पिक्चर का नाम है। तो गरीब होता है, कहता हो तुमको दिखाते मेरी बेटी कितनी अमीर है। तो शोकेस खोलता है, पूरी सैंडल लगी होती है। एक बार मेरी बेटी जिस सैंडल में पैर डाल देती है उसमें दोबारा नहीं डालती। वैसे ही आप तो नहीं करते, एक बार जो क्वेश्चन के लिए उसको दोबारा नहीं करते, नहीं ना? हम लोग तो गरीब लोग हैं, अपने को करने का, उतने अमीर तो भी है नहीं। ठीक है भाई साहब, चले आगे। ओके, अगला रेशियो, अब तो बड़ा आसान सा रेशियो है साहब, फिक्स्ड एसेट रेशियो। सर नाम बता रहा है फिक्स्ड एसेट रेशियो, ऊपर फिक्स्ड एसेट आएंगे, अपॉन लॉन्ग टर्म फंड आएंगे। द हायर द रेशियो इंडिकेट्स सेफर द फंड्स अवेलेबल इन केस ऑफ लिक्विडेशन। देखिए साहब, लॉन्ग टर्म फंड्स का मतलब क्या है सर? लॉन्ग टर्म फंड्स का मतलब है आपने जहां से लोन ले रखा है, आपने जो प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रखे हैं, आपने जो इक्विटी शेयर इश्यू कर रखे हैं, जो भी आपकी टोटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है उसको बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म फंड्स। लेट्स से आपके लॉन्ग टर्म फंड्स हैं 10 लाख रुपए के, 10 लाख रुपए के लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, और आपके पास फिक्स्ड एसेट है 20 लाख रुपीस के, मशीन बिल्डिंग वगैरह इन सब की वर्थ है 20 लाख। अब जिन्होंने आपको लोन दे रखा है, जिन्होंने आपकी कंपनी में इक्विटी शेयर में पैसा लगा रखा है, जिन्होंने आपकी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर में पैसा लगा रखा है, वो अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, सेफ महसूस कर रहे हैं कि कल को अगर ये कंपनी बंद भी हो जाती है, कल को ये कंपनी वाइंड अप भी हो जाती है, तो होगा क्या? एसेट्स बेचे जाएंगे, लाइबिलिटी चुकाई जाएंगी, और एसेट्स अच्छे खासे 20 लाख के हैं, तो हमारी लाइबिलिटी आराम से चुकाई जा सकती है। अब ये तो समझ लो, मान लो आपने एक कंपनी में पैसा लगाया, उस कंपनी के टोटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी 10 लाख है, लेकिन उसके एसेट 1 करोड़ है, तो आपका पैसा कहीं नहीं डूबने वाला। कल को बंद भी होगी तो एसेट बिकेंगे, आपका पैसा मिलेगा। लेकिन अगर उल्टा हो रहा है कि साहब लाइबिलिटी तो 10 लाख है, बट उसके पास फिक्स्ड एसेट जो है वो 5 ही लाख है, तो आप थोड़ा सा एक टेंशन वाली सिचुएशन पे हैं, पैसा लगाते समय रिस्क थोड़ी आपकी ज्यादा है। तो जितना ज्यादा रेशियो उतने ज्यादा सेफ फंड्स हैं, ऐसा कहा जा सकता है। एनी डाउट्स? पक्का फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड एसेट रेशियो का, फिक्स्ड एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म फंड्स। प्रोप्राइटरी रेशियो अगेन इंपॉर्टेंट रेशियो है। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है सर? प्रोप्राइटरी फंड्स अपॉन टोटल एसेट। सर टोटल एसेट पहले बता दो। टोटल एसेट तो बड़ा आसान है बेटा, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट जोड़ने हैं। क्या नहीं जोड़ना है? क्योंकि वो एसेट ही नहीं होता फिक्टिशियस एसेट, तो अगर जुड़ा है पहले से तो माइनस कर देंगे, और नहीं जुड़ा है तो कुछ नहीं करेंगे। मतलब जबरन माइनस मत कर देना, नहीं जुड़ा है तो हम क्यों माइनस करेंगे, जुड़ा है तो माइनस करेंगे। तो सर टोटल एसेट तो समझ में आते हैं। सर ये प्रोप्राइटरी फंड्स क्या होते हैं? प्रोप्राइटरी फंड्स का मतलब होता है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल मैं बोल रहा हूं तो दोनों की बात कर रहा हूं प्रोप्राइटरी फंड्स में, इक्विटी भी, प्रेफरेंस में, और रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ना। और क्या माइनस करना है? फिक्टिशियस एसेट। सर यहां डेबिट बैलेंस पीएनएल का माइनस नहीं करना है, करना है, लिखा नहीं है लेकिन गलत नहीं है। रिजर्व प्लस होने तो इसका मतलब है अगर नेगेटिव होगा तो माइनस होगा। अगर आपको अपनी जानकारी के लिए लिखना है तो लिख सकते हैं माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल। इन शॉर्ट, जो आपने इक्विटी शेयर होल्डर फंड पढ़ा था, ये इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर फंड में आपने पढ़ा था इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल माइनस फिक्टिशियस एसेट। अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर फंड में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और जोड़ दें तो मेरे प्रोप्राइटरी फंड्स आ जाते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर फंड में क्या और जोड़ दें? इक्विटी शेयर होल्डर फंड कैसे आएगा? ये सब जोड़ के, और इक्विटी शेयर होल्डर फंड में क्या जोड़ दें? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो क्या आ जाता है? प्रोप्राइटरी फंड्स आ जाते हैं। तो प्रोप्राइटरी फंड्स के लिए क्या करना है सर? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस सब जोड़ना है। डेबिट बैलेंस पीएनएल का है तो माइनस होगा, फिक्टिशियस एसेट है तो वो भी माइनस होंगे, और टोटल एसेट तो आपको बता ही दिए हैं। सर इसका सिग्निफिकेंस बताओ सर। देखो बेटा, ये एक तरीके से आप जो ऊपर ले रहे हैं न्यूमरेटर में, इसमें आप लोन का पैसा नहीं ले रहे हैं, इसमें आप केवल ले रहे हैं शेयर कैपिटल का पैसा। यानी एक तरीके से इक्विटी वाले तो ओनर हैं ही हैं, प्रेफरेंस वालों को भी मान लो थोड़ी देर के लिए कि अगले ओनर वो हैं इक्विटी के बाद। एक तरीके से हम ये देख रहे हैं प्रोप्राइटर फंड, प्रोप्राइटर जो मालिक है, जो ओनर है, उसका कितना पैसा लगा है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो वहां से डेवलप हुआ था। इट डजंट मीन कि सोल प्रोप्राइटर की बात कर रहे हैं तो इक्विटी और प्रेफरेंस ही नहीं आएगा।
तो प्रोप्राइटर मतलब खुद का, मालिक का पैसा कितना लगा था। पहले क्या होता था, बहुत पहले जब बैंक लोन दिया करता था तो बहुत सारा पैसा बैंक का डूबता था। बहुत बहुत साल पहले की बात बता रहा हूं आपको। बैंक लोन देता था, लोग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन लेते थे। मान लो आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, बैंक ने आपको 10 लाख रुपए दिए, आपने पैसे गोड़ दिए, डुबा दिए, बिजनेस में बात हो गया। फिर बाद में अलग अलग कमिटीज बनी और लोगों ने रिकमेंड किया कि साहब पूरा लोन मत दो, उसका खुद का पैसा लगने दो, क्योंकि जब उसका खुद का पैसा भी लगेगा तो उसका इंटरेस्ट लेवल डेवलप होगा। समझ रहे हैं बात को। अब उसका खुद का पैसा लगा है, मान लो 4 लाख, 6 लाख का लोन लिया है, तो उसको लगेगा डूब गया तो मेरा भी डूबेगा। अभी तो उसको लग रहा है लोन का पैसा है। होता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई चीज फ्री में मिल रही होती है तो आपको उसकी कदर नहीं हो, बाहर खिचड़ी बट रही है, अब आप कहेंगे अरे छोड़ो। अभी आप रेस्टोरेंट में जाकर के हो सकता है उसी को ऑर्डर कर ले। होता है कि नहीं होता है, पूरी सब्जी ऑर्डर कर लिया, जो भी आप, फ्री की कदर नहीं होती। वैसे ही है प्रोप्राइटर रेशियो में, प्रोप्राइटरी फंड्स ये बता रहे हैं कि आपके ओनर्स के कितने पैसे लगे। तो ये जितना ज्यादा आएगा उतनी ज्यादा फाइनेंशियल पोजीशन है उस कंपनी की स्ट्रांग, क्योंकि खुद के पैसे भी काफी सारे उसमें लगे हुए हैं। तो लिखा है अ हाई प्रोप्राइटरी रेशियो इज इंडिकेटिव ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। द हायर द रेशियो द बेटर इट वुड बी। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का क्या फॉर्मूला हुआ, प्रोप्राइटरी फंड्स अपॉन टोटल एसेट। मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको। वैसे तो फॉर्मूला क्या है, प्रोप्राइटरी फंड्स अपॉन टोटल एसेट, बट क्वेश्चन देखना ध्यान से। कह रहे हैं सर प्रोप्राइटरी रेशियो है 0.6। हमने कहा अच्छा। कह रहा और सर हमने ये जो 0.6 निकाला है ये फिक्स एसेट अपॉन प्रोप्राइटरी फंड करके निकाला है, जबकि मैंने तो आपको क्या फॉर्मूला सिखाया, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट। लेकिन कह रहे हैं सर हमारे लिए इस क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला लगाना। तो फिर हम वो लगाएं कि ये जो बोल रहा है क्वेश्चन वो लगाएं, जो क्वेश्चन बोल रहा है। मतलब ये गलत फॉर्मूला, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ये फॉर्मूला लगाना, तो हम फिर यही लगाएंगे, फिर हम वो नहीं लगाएंगे। और अगर ये ना बोलना होता तो हम लगाते वही प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट। बट यहां बोल रहा है फिक्स्ड एसेट अपॉन प्रोप्राइटरी फंड करके निकाला है, तो ठीक है। फिक्स्ड एसेट अपॉन प्रोप्राइटरी फंड करके 0.6 आ रहा है। करंट एसेट दिए हुए 2 लाख के, करंट लायबिलिटी दी हुई है, फिक्स्ड एसेट आपसे पूछा जा रहा है और मैं आपको बराबर मौका देता हूं, इस बार भी दे रहा हूं। आप निकाल के दिखाइए फिक्स्ड एसेट कितने हैं। आप कोई मदद चाहेंगे तो मैं कर दूंगा। सबसे पहले लिखो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला। फॉर्मूला ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये लिखना, जो ये क्वेश्चन दे रहा है। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट अपॉन प्रोप्राइटरी फंड। वेरी गुड, बहुत सही आंसर आप बता रहे हैं, सही आ गया। तो सभी लोग लिखो प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स अपॉन प्रोप्राइटरी फंड। स्पेलिंग देख के सही लिखना। हाँ, अब प्रोप्राइटरी रेशियो का ये फॉर्मूला लिख दिया। वैसे होता ये नहीं है, होता क्या है फॉर्मूला, प्रोप्राइटरी फंड्स अपॉन टोटल एसेट। बट क्वेश्चन ये बोल रहा है तो हम लोग ने ये लिख दिया। अब प्रोप्राइटरी रेशियो की जगह लिखो 0.6, प्रोप्राइटरी रेशियो की जगह लिखो 0.6 इज इक्वल टू फिक्स एसेट की जगह लिखो फिक्स एसेट, क्योंकि वो ही निकालने हैं। लिख लिया। अपॉन प्रोप्राइटरी फंड में अपना खुद ही दिमाग लगाओ, हम क्या बताएं, सब कुछ हम ही बताएंगे। हिंट दे रहे हैं, पूरा थोड़ा ना सॉल्व कराना है। नीचे आंसर दिया है, देखना नहीं, ठीक है। अच्छा, आंखें वहीं जाती हैं जब कोई मना करे, देखना नहीं। हाँ अच्छा ठीक है, नहीं देख, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, रास्ते में आप जा रहे हैं, कोई रिश्तेदार या कोई दूर का मिल गया, आपको मिलना नहीं, तब मम्मी मम्मी पीछे मत पलटना। क्यों, ऐसा होता है ना।
और हिंट चाहिए क्या आपको? है चाहिए? चलो और हिंट दे देते हैं। ये तो लिख ही लिया है, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू, और आप लोग ने फुल फॉर्म यूज किया है, ठीक है ना? हाँ। और प्रोप्राइटरी रेशियो की जगह कितना लिख दिया? फिक्स एसेट की जगह फिक्स एसेट लिखा। प्रोप्राइटरी फंड्स की जगह क्या लिखा? प्रोप्राइटरी फंड्स। उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात थी? ये लिखा ही नहीं। प्रोप्राइटरी फंड्स की जगह प्रोप्राइटरी फंड्स लिखो। अब लिखो, यानी 0.6 प्रोप्राइटरी फंड्स इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट। इतना लिखो पहले, आगे भी बताएं। अच्छा, आगे आंसर, वेरी गुड। अब क्या करना है सुनो। कभी आपने बैलेंस शीट देखी है? बैलेंस शीट की जो लाइबिलिटी साइड का टोटल होता है वही एसेट साइड का टोटल होता है। अच्छा, प्रोप्राइटरी फंड्स जो होते हैं उसके अंदर सभी कुछ आ जाता है लोन को छोड़ के, क्योंकि प्रोप्राइटरी फंड्स का मतलब होता है शेयर कैपिटल, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, फिक्टिशियस वगैरह सब माइनस हो जाते हैं। और लोन है तो हमें ऐड करना है, प्रोप्राइटरी फंड्स में नहीं आता, मतलब वो अलग से होता है। बट अगर किसी क्वेश्चन में लोन नहीं दिया है तो मान रहे हैं लोन नहीं होगा। तो प्रोप्राइटरी फंड्स में सारी लॉन्ग टर्म चीजें आ गई हैं। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड जरा इमेजिन करो। लाइबिलिटी साइड में मैं लिख के अच्छा बताता हूँ, डिलीट कर दूंगा, ये लिखना नहीं। बैलेंस शीट की जो लाइबिलिटी साइड होती है उसमें क्या होता है बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना, रिजर्व एंड सरप्लस, अच्छा प्रेफरेंस पे लिख दें, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, है ना, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। लोन हम मान रहे हैं नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है। और करंट लाइबिलिटीज, ये करते हैं तो टोटल आ जाता है लाइबिलिटी साइड का। अब सुनो, ये जो तीन है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये होते हैं प्रोप्राइटरी फंड्स। यस और नो? करंट लाइबिलिटी आपको क्वेश्चन ने दी है 80,000 की, यानी लाइबिलिटी साइड का जो टोटल होगा, अभी आप लिखना नहीं, मैं सही से इसको लिखवाऊंगा। लाइबिलिटी साइड का जो टोटल होगा वो प्रोप्राइटरी फंड्स प्लस 80,000 होगा। लाइबिलिटी साइड का टोटल क्या होगा? प्रोप्राइटरी फंड्स अपॉन 80,000। अच्छा, एसेट साइड में दो ही चीजें आती हैं, फिक्स्ड एसेट आते हैं, एक करंट एसेट आते हैं। फिक्स्ड एसेट तो हमें पता ही नहीं, निकालना है। करंट एसेट हमें पता है 2 लाख, यानी एसेट साइड का जो टोटल होगा वो फिक्स्ड एसेट प्लस 2 लाख होगा। यस और नो? अब अगली लाइन में मैं क्या करने वाला हूं, ये दोनों बराबर होते हैं, लाइबिलिटी साइड टोटल और एसेट साइड का। अगली लाइन में मैं बस इन दोनों को इक्वेट करके लिखने वाला हूं, यानी ये बैलेंस शीट दिखाने की जरूरत नहीं है, तो आपको सब सिखाने के लिए बताया। अगली लाइन में आप लिखो प्रोप्राइटरी फंड्स, पूरा फुल फॉर्म लिखिएगा, मैं बोलता जा रहा हूं, एक लाइन छोड़ के लिखना, प्रोप्राइटरी फंड्स प्लस 80,000, या ऐसे आप पहले फॉर्मूला टाइप लिख लो, प्रोप्राइटरी फंड्स प्लस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। फुल फॉर्म लिखिएगा, प्रोप्राइटरी फंड्स प्लस करंट लाइबिलिटीज। ये कैसे बराबर हुआ समझ पा रहे हैं? प्रोप्राइटरी फंड्स और करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड का टोटल हो गया, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट एसेट साइड का आपका टोटल हो गया। तो प्रोप्राइटरी फंड्स ऊपर कर देता हूं प्लस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट। अब वही चीज को लिख देते हैं, प्रोप्राइटरी फंड्स, ये जो हमने लिख रखा है ऊपर दिख भी रहा है, प्रोप्राइटरी फंड्स प्लस करंट लाइबिलिटी 80,000 है, इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट 2 लाख है। आप लोग को ऐसे समझ में आता है? नहीं तो हम लोग इसको एक्स वाई ये सब भी एज्यूम करके लेट करके कर सकते हैं, लेट प्रोप्राइटरी फंड्स भी एक्स, वो और लेंदी होगा, क्या फायदा? आपको वो सॉल्व करना आसान लगता है कि ऐसे ऐसे समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो प्रोप्राइटरी फंड्स प्लस 80,000 इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट प्लस 2 लाख। अब सर क्या करें, अब भी आप मेरे भरोसे हैं, देखिए साहब, फिक्स्ड एसेट जो आपने बताया वो 0.6 प्रोप्राइटरी फंड्स है, यानी फिक्स्ड एसेट की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 0.6 प्रोप्राइटरी फंड। बाकी तो मेरा सॉल्व हो ही जाएगा, तो मैं चलिए सॉल्व करा देता हूं। प्रोप्राइटरी फंड्स की जगह प्रोप्राइटरी फंड्स प्लस 80,000 इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट की जगह सर लिख दो 0.6 प्रोप्राइटरी फंड्स, क्योंकि ऊपर निकाला, प्लस 2 लाख। बोलो इसको सॉल्व करके आप प्रोप्राइटरी फंड्स बता पाओगे? करो, इसको सॉल्व आप कर लेते हो। प्रोप्राइटरी फंड्स बता रहे हो, ठीक है, सभी लोग सॉल्व करो, प्रोप्राइटरी फंड्स आ जाएंगे, फिर फिक्स्ड एसेट भी आ जाएगा। 1,80,000 यही आंसर है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट निकालना था। तो क्वेश्चन जो है वो एक लाइन का है, वन लाइनर क्वेश्चन है,
लेकिन आंसर आप देखें तो आंसर बड़ा है। तो रेशियो के क्वेश्चन में बस ये होता है स्टार्टिंग पता चल जाए कि स्टार्ट कहां से करना है, बाकी हो जाता है। जैसे नहीं छोटे में जब आप कुछ लर्न करते थे और फिर कोई आपसे सुनता था मम्मी पापा, तो आप अटक जाते थे, इज वो एक पढ़ता, फिर आप आगे चालू हो जाते रट्टू तोता की तरह। तो सेम इसमें भी यही है कि अगर ये पता चल जाए कि शुरुआत कहां से होनी, और वो पता कैसे चलेगी एग्जाम में, जब आप घर पे प्रैक्टिस करके जाओगे तब आपको एग्जाम में आप कर पाओगे। ठीक है, चलो सर प्रोप्राइटरी फंड्स आ गए, फिक्स्ड एसेट भी निकलवाई दो। फिक्स्ड एसेट इज इक्वल टू, ऊपर निकाला है क्या, 0.6 प्रोप्राइटरी फंड्स। और मैं बार बार आपसे बोलता हूँ आप फुल फॉर्म यूज करिएगा, शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में ना लिख के आइएगा। फिक्स्ड एसेट इज इक्वल टू 0.6 इंटू 3 लाख, दैट इज 1,80,000। ये हमारे फिक्स्ड एसेट हैं, यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था। तो एक बार रिवाइज करते हैं किया क्या। सबसे पहले प्रोप्राइटरी रेशियो का हमने फॉर्मूला लिखा। वैसे फॉर्मूला जो एक्चुअल जो सही होता है वो ये होता है प्रोप्राइटरी फंड्स अपॉन टोटल एसेट, बट क्वेश्चन बोल रहा था कि हमने ये निकाला है फिक्स्ड एसेट अपॉन प्रोप्राइटरी फंड करके, तो हमने क्वेश्चन से कोई इफ एंड बट नहीं किया, हमने वही फॉर्मूला लिख लिया और उसकी मदद से हमने ये कहा यानी फिक्स्ड एसेट जो है वो 0.6 प्रोप्राइटरी फंड्स के बराबर है। फिर मैंने कहा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड एसेट साइड के बराबर होती है। लाइबिलिटी साइड में प्रोप्राइटरी फंड्स और करंट लाइबिलिटी को जोड़ा। वैसे कायदे से लोन भी आना चाहिए क्योंकि प्रोप्राइटरी फंड्स में लोन नहीं होते जुड़ते, तो लोन दिया नहीं था तो हमने माना लोन नहीं है। अगर मान लो क्वेश्चन में देता कि लोन है 2 लाख रुपए का, तो हम लाइबिलिटी साइड में 2 लाख रुपए और जोड़ते लोन के, तभी तो लाइबिलिटी का टोटल होता। इज इक्वल टू एसेट में तो दो ही एसेट, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। फिर प्रोप्राइटरी फंड्स को प्रोप्राइटरी फंड्स लिख दिया, करंट लाइबिलिटी दी थी, फिक्स्ड एसेट को वैसे ही लिख दिया, करंट एसेट दिए हुए थे। और फिक्स्ड एसेट की जगह हमने ऊपर जो निकाला 0.6 प्रोप्राइटरी फंड वो लिख दिया। सॉल्व आपने किया तो एक आधी स्टेप आप और दिखा देना इसके बाद एग्जाम में, और फिर लिखना प्रोप्राइटरी फंड 3 लाख आए और फिक्स्ड एसेट जो है 0.6 प्रोप्राइटरी फंड है यानी फिक्स्ड एसेट 180। क्लियर? आगे चलें, कौन सा रेशियो सीखा? प्रोप्राइटरी रेशियो। ओके, अगला रेशियो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का है। आपको याद होगा आपने पूरा सेल एवरेज वाले चैप्टर में पढ़ा था, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, ईबीटी लेस टैक्स, ईएटी लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, अर्निंग पर शेयर। याद है ना? ओके, देखिए साहब इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट किस में से माइनस होता है? ईबीआईटी में से। सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, यही तो होता है, तभी ईबीटी आता है। बैंक जब लोन देता है तो वो ये देखता है कि यार तुम इंटरेस्ट चुका भी पाओगे कि नहीं, तुम्हारी इतनी तथा भी है कि नहीं, कैपेसिटी इतनी है भी कि तुम इंटरेस्ट दे पाओगे कि नहीं। उसके लिए वो आपका ईबीआईटी देखता है, क्योंकि आप इंटरेस्ट किससे देते हो? ईबीआईटी से लेस वेरिएबल कॉस्ट लेस कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन है लेस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी, ईबीआईटी में से तो ब्याज देते हो। अब मान लो ब्याज बन रहा है 1 लाख का, जितना लोन आप लेने वाले हो बैंक के पास पहुंचे उस पर जो ब्याज बन रहा है वो 1 लाख का बन रहा है। आप ईबीआईटी कमाते हो 70,000 का, बैंक आपको लोन थोड़ी ना देगा, क्योंकि आप ब्याज दे ही नहीं पाओगे ना। आपका ईबीआईटी आया 70,000, इंटरेस्ट बन रहा है 1 लाख, बैंक कैसे आपको लोन दे? कहां से दोगे इंटरेस्ट? लोन किसको देता है? बैंक। इस दुनिया का एक सच और सुन लो, इस दुनिया में लोन उसको मिलता है जिसको लोन की जरूरत नहीं होती। जिसको लोन की सबसे ज्यादा जरूरत है उसको लोन मिलता नहीं। मैं बताता हूं आपको, जैसे मान लो मुकेश अंबानी साहब, वो अभी लोन लेना चाहे तो उन्हें मिल जाएगा नहीं? बैंक घर तक आ जाएगा है ना, अरे सर अरे सर, है ना। अभी मैं अपनी बात कर लेता हूं, कुछ नहीं है लेकिन तब भी दिन भर में 40 बार बजाज फाइनेंस वाले कॉल करते हैं। 40 हमने ज्यादा बोल दिया लेकिन 3-4 बार तो आता है। अरे यार दम मचा दिया उन्होंने, और इतने नंबर है उनके, एक ब्लॉक को हमने एक बार बोला भी था, कहते सर कितने ब्लॉक करेंगे, हम लोग के तो 50-60 हजार नंबर। और गाली का भी कोई असर नहीं होता, अपनी जवानी गंदी होती है, इतनी में आती भी नहीं है। तो साहब वो फोन करते लोन ले लो, लोन हमें नहीं चाहिए। अच्छा अभी आपके पास आते हैं? नहीं आते। जैसे आते हैं आपके पास, अभी बहुत कम आते होंगे आप। जैसे ही आप बन जाओगे कुछ बढ़िया कमाने लगोगे तो हर जगह आपका डेटा अपने आप लीक हो जाता है।
आप जैसे ही नई कार खरीदोगे वो कार वाले आपका डेटा, कौन कौन आपका डेटा बेच के कमा रहा है आपको पता ही नहीं है। आप पीछे सबको नंबर, फोन नंबर देकर, अब डेटा लीक हो रही है अमीर इंसान में से आ गई, इसकी इनकम इतनी है, पता नहीं कहां से निकाल रहे हैं। फिर आपके फोन आना शुरू हो जाएंगे, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, है ना। अभी रिक्शे वाले को लोन चाहिए, मिलेगा? अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, मैं रिलायंस डिजिटल में गया था, एक टीवी लेना था छोटा सा, तो बगल में बजाज फाइनेंस वाले बैठे थे, वो पट्टा बांध मतलब लगाए हुआ, आईडी लगाए हुआ। हमने उनको देखा, मैं बहुत कॉल करते हो, नहीं सर। कह रहे सर अच्छा टीवी ले रहे हैं, कुछ नहीं, उसको लगा ये इनका नहीं होगा, मतलब ये कहाँ से इनका लोन वोन होगा। हमने ले लिया, जो भी लेना था पेमेंट कर दिया। कहता सर हमको भी डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे। हमने कुछ नहीं, तो मेरा फोन नंबर डालो। फोन नंबर डाला उसने, मेरा कुर्सी से उठ के खड़ा हो गया। कहता सर आपने कैश में खा लिया, सर आपकी एलिजिबिलिटी इतनी दिखा रहा है, ज्यादा नहीं थी, 2-4 हजार होगी मान लो, थोड़ी ज्यादा थी। कह रहे सर आपकी एलिजिबिलिटी इतनी दिखा रहा है। अरे सर आप इससे लीजिए। हमने कहा हो गया, हमने कहा डेटा डिलीट कर दो नंबर। हमने जान उसको नंबर डाला, पहले वो बड़ी गंदी नजरों से हमको देख रहा था। हाँ, ये पूरे वाकया से मैं आपको ये बताना चाहता हूं साहब, इस दुनिया में लोन उसको मिलता है जिसको लोन की जरूरत नहीं होती। जब आपको बेइंतहा जरूरत होगी, कोई इंसान बर्बाद हो रहा है, कोई कंपनी बिल्कुल डूब रही है, उसको लोन मिलेगा? नहीं मिलेगा। चढ़ती गाड़ी में सब सवार, चलती गाड़ी में सब सवार होना चाहते हैं, खड़ी गाड़ी में कोई सवार नहीं होना चाहता। तो भाई साहब, अगर आपका ईबीआईटी कम है तो बैंक आपको लोन नहीं देने वाला, ब्याज कैसे चुकाओगे? वहीं अगर आपका ईबीआईटी है 10 लाख, ब्याज बनने वाला है 1 लाख का, बैंक कहेगा सर ले लीजिए ना सर। क्यों? क्योंकि उसको पता है कल को अगर ईबीआईटी तुम्हारा थोड़ा कम भी हो गया तो भी तुम्हारा इतना तो हो जाएगा कि तुम हमारा ब्याज टाइमली रीपे कर दोगे। तो ये रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नाम बता रहा है कितने गुना इंटरेस्ट कवर है हमारा। मतलब बैंक कितना सेफ फील कर रहा है कि बैंक का इंटरेस्ट 1 लाख, आप ईबीआईटी कमाते हो 10 लाख, तो 10 गुना कवरेज है। जितना आपके प्रॉफिट है उसका 10 गुना हमारी कवरेज है। मतलब 10 गुना कवरेज मतलब ब्याज का 10 गुना आपका ईबीआईटी है। 5 लाख का आपका ईबीआईटी है, डिवाइड बाई अगर 1 लाख का ब्याज है तो 5 गुना है। जितना ज्यादा है बैंक के लिए उतना बेटर है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ पा रहे हैं? तो पढ़ के देखिए, तो फॉर्मूला भी अब आपको याद हो गया होगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, सर इंटरेस्ट ईबीआईटी से देते हैं तो ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। बैंक जो है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है 7:1 का रीजनेबल मानते हैं। ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना, आइडल रेशियो या डेट टू इक्विटी रेशियो आपने 2:1 पढ़ा, करंट रेशियो आपने 2:1 पढ़ा, है ना। बैंक्स प्रेफर करते हैं, करंट रेशियो आपने देखा था 1.33:1। ये आइडल रेशियो थ्योरेटिकल हैं, प्रैक्टिकली वो और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं। अगर ये ऊपर तो नीचे थोड़ा है तो ऐसा नहीं कि आपको लोन ही नहीं मिलेगा या ऐसा कुछ, ठीक है। तो इंटरेस्ट कवरेज 7:1 का सही माना जाता है। सिग्निफिकेंस पढ़िएगा, अ वेरी हाई रेशियो। देखिए वैसे बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अच्छा कि कम अच्छा? ज्यादा। और कंपनी जिसका रेशियो निकल रहा है, अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। कंपनी, एक कंपनी है, अब हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे, कंपनी, उसमें ईबीआईटी है 10 लाख का, इंटरेस्ट है 1 लाख का, इसका मतलब उसने लोन बहुत कम ले रखे, उसने लोन का अमाउंट कम ले रखा है। अब इसका मतलब है आपने एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, डेट एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, उसको कम यूज कर रखा है। यानी आप डरते हैं रिस्क लेने से, आपने खुद का पैसा ज्यादा लगा रखा है। तो अगर ज्यादा रेशियो है तो फर्म के नजरिए से वो कंजर्वेटिव फर्म है, वो रिस्क लेने में डरती है। बैंक के नजरिए से बेटर है, बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार बैठा। तो पढ़ के देखिए, अ वेरी हाई रेशियो, बहुत ही हाई रेशियो है सर, इंडिकेट कर रहा है कि फर्म इज कंजर्वेटिव इन यूजिंग डेट, डेट यूज करने से थोड़ा सा डरती है, थोड़ा सा बढ़ती है। और वेरी लो रेशियो इंडिकेट्स एक्सेसिव यूज ऑफ डेट, बहुत कम रेशियो है आपका। ईबीआईटी है 1.5 लाख, ब्याज है 1 लाख का, 1.5 आपका ये रेशियो आता है। इसका मतलब है आपने डेट अपनी क्षमता से कई ज्यादा लगा के रखा हुआ है, तो बहुत ज्यादा लोन भी दिक्कत कर सकता है। चलिए मैं क्वेश्चन कराता हूं। तो फॉर्मूला बड़ा आसान है और क्वेश्चन भी आसान होते हैं इसमें। क्या फॉर्मूला? ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हम सबको निकालना आता है, और अगर सेल, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट दी होगी तो ईबीआईटी निकालना आता है। वैसे 90% सिचुएशन में ईबीआईटी आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आपको आता है निकालना। मैं दिखाता हूं क्वेश्चन, इसमें ईबीआईटी मैंने दिया है आपको। कैलकुलेट इंटरेस्ट कवर, इंटरेस्ट कवर बोलो या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बोलो, दोनों वन एंड द सेम थिंग है। तो कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट कवर यानी ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। फॉर्मूला है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ईबीआईटी दिया हुआ है 2,99,000 का, विच इंक्लूड्स मिसलेनियस इनकम 9,000।
मिसलेनियस मतलब अदर इनकम, एक तो हमारा जो कोर बिजनेस है उससे कमाया होगा कुछ, और 9,000 किसी और से, मतलब इस 2,99,000 में 2,90,000 कोर इनकम से। कोर इनकम तो समझते हैं, जैसे हम ये पेन बेचते हैं तो पेन बेचने से 2,90,000 कमाए हैं, और 9,000 अदर इनकम, मान लो स्क्रैप बेच दिया कबाड़ी वाले को, 9,000 उसकी कमाई होगी। बट जब हम इंटरेस्ट कवरेज निकालते हैं तो मैंने आपको ईबीआईटी सिखाया, यानी यहां पे हम दोनों ही इनकम लेने वाले हैं, चाहे वो हमारा मेन कोर हो, कोर को हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर, जो मेन है ऑपरेशन से जो कमाया, चाहे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो चाहे वो अदर हो, इस फॉर्मूले में दोनों लेने वाले हैं। अभी और फॉर्मूला आपको दिखाऊंगा, एक अगली जगह जाऊंगा तो वहां सिर्फ ऑपरेटिंग लेते हैं, बट यहाँ पे दोनों लेते हैं, ऑपरेटिंग भी और अदर भी। मतलब सर ऊपर हमें न्यूमरेटर में जो 2,99,000 लेना है कि 2,90,000 लेना है, क्या लेना है? हमें 2,99,000 दोनों मिला करके चाहिए। ओके सर। सर नीचे इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट का है, कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट ले रखा है, 12% का लॉन्ग टर्म लोन है, 1,00,000 रुपए का, 12% आप जानते हैं ब्याज का रेट है, और डिबेंचर है, इस पे भी ब्याज देते हैं, 2.5 लाख का डिबेंचर है, 14%। क्या आप ब्याज निकाल पाएंगे? 1,00,000 का 12%, इस पे 12,000 का ब्याज आता है, और ये 35,000 होता है, और टोटल कितना ब्याज हो गया? 47,000 का ब्याज हो गया। अब फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, ईबीआईटी 2,99,000। आप एग्जाम में तो फॉर्मूले लिख लिख करके और प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ करेंगे कि ब्याज कैसे निकाला, इसका भी वर्किंग नोट बनेगा। 2,99,000 अपॉन 47,000 कितना? 6.36। हाँ ठीक है, ये अपना आंसर मैच हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, इजी होते हैं इसके क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का? कंफ्यूज ना होना, क्योंकि ईबीआईटी से देते तो ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, याद रहेगा। अगले रेशियो पे चलें। चलो, कंपनी डिविडेंड बांटती है ना, किस में से बांटती है? जैसे ईबीआईटी से डिविडेंड देती है, आंसर इज नो। ईबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस होता है, ईबीटी आता है, टैक्स माइनस होता है, ईएटी आता है, फिर ईएटी में से ही तो हम डिविडेंड देते हैं प्रेफरेंस वालों को, फिर जो बचता है फिर वो इक्विटी वालों को। तो कह रहे हैं सर अगर हमें डिविडेंड कवरेज रेशियो निकालना है तो हम डिविडेंड सर देते किससे हैं? ईएटी से, तो ऊपर आएगा ईएटी अपॉन डिविडेंड। जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट था, यहां ईएटी अपॉन डिविडेंड है। लॉजिक आप समझ पा रहे हैं क्यों? क्योंकि देते डिविडेंड किससे? ईएटी से, टैक्स के बाद जो बचता है उससे देते। तो ईएटी बोलो, अर्निंग आफ्टर टैक्स बोलो, या पीएटी बोलो, पैड बोलो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलो, दोनों एक ही बात है। दिस रेशियो इंडिकेट्स नंबर ऑफ टाइम डिविडेंड इज कवर्ड बाय नेट प्रॉफिट। दिस हाइलाइट्स अमाउंट रिटेन्ड बाय द कंपनी फॉर फाइनेंसिंग इट्स फ्यूचर ऑपरेशन। जैसे मतलब मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं, मान लो किसी कंपनी का अर्निंग आफ्टर टैक्स है 1 लाख, और उसने डिविडेंड दिया है लेट्स से 20,000 का, बताएंगे कितना आता है? यानी डिविडेंड की 5 गुना प्रॉफिट्स हैं। दूसरा डेटा फिर आपसे पूछूंगा दोनों के बारे में एक एक बार। दूसरी कंपनी, उसकी भी अर्निंग है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख है, वो डिविडेंड देती है लेट्स से 50,000 का। अब मैं आपसे जो पूछने वाला हूं ध्यान से बताइएगा, इन दोनों में से कौन सी कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा है? पहली वाली की। रिटेन्ड अर्निंग मतलब जो पोर्शन रोक लिया, नहीं बांटा, तो पहले वाली की रिटेन अर्निंग ज्यादा है। कौन सी कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो ज्यादा है? दूसरी वाली कंपनी डिविडेंड ज्यादा बांटती है। दोनों 1 लाख कमा रही, इसलिए एक सेम फिगर लिए कि आपको देखने में आसानी रहे। दोनों 1 लाख कमा रहे, पहली कंपनी कम बांटती है, ज्यादा रोकती है, 20,000 बांटती है तो 80,000 रोक रही है। दूसरी कंपनी 50,000 बांटती है तो 50,000 रोक रही है। नहीं समझ पा रहे? पहली 1 लाख कमाया, 20,000 डिविडेंड बांटा, तो रोका कितना? यही तो रिटेन अर्निंग होती है, रिजर्व एंड सरप्लस जिसको आप कहते हैं। रिटेन, रोक लिया, पढ़ा था हम लोग ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, अभी तक खा गए आप लोग चाय में डिबो करके। क्या है ना वो रखना बेटा, एग्जाम तक उसको रखने का, उसके बाद उसमें चाय वाय लगा के मक्खन लगा खा जाने का। ठीक है, तो 1 लाख अपॉन 20,000 दैट मींस 80,000 की रिटेन अर्निंग है। नीचे आती है 50,000 का डिविडेंड, 50,000 की रिटेन अर्निंग। अब मैं आपसे एक स्टेटमेंट पूछ रहा हूं, आप बताइएगा, ये रेशियो जितना ज्यादा आएगा उतनी ज्यादा रिटेन अर्निंग कि उतनी कम रिटेन अर्निंग? ये रेशियो अगर ज्यादा आएगा तो रिटेन अर्निंग ज्यादा है। तो ये रेशियो तभी ज्यादा आएगा जब डिविडेंड कम बांटा होगा। सही है? पक्का? यही लिखा है देखो ना, दिस हाईलाइट, दिख रहा है,
दिस हाईलाइट, इससे ये भी पता चल जाता है अमाउंट रिटेन्ड बाय अ कंपनी फॉर फाइनेंसिंग इट्स फ्यूचर ऑपरेशन, कितना अमाउंट वो रिटेन कर रही है। तो जितना ज्यादा ये रेशियो है उतना ज्यादा आप रिटेन कर रहे हैं। तो अगर जरूरत है ग्रोथ के लिए तो आप रिटेन कर सकते हैं, नहीं जरूरत है तो आप डिविडेंड बढ़िया बांट सकते हैं, क्योंकि सच्चाई तो यही है, कुछ भी कहें लोग, बट जब डिविडेंड आता है तो लोगों को अच्छा लगता है, पैसा मिलता है, शेयर्स खरीद के रखे, है ना। कई बार सुबह उठ करके मैसेज आया आपके फोन में कि आपके अकाउंट में इतना इतना क्रेडिट हो गया, ठीक है ना, आपने देखा अच्छा डिविडेंड आया तो दिल को खुशी होती है, यस और नो। हाँ, तो डिविडेंड देना चाहिए कि नहीं। चलें आगे, कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात करते हैं। ये रेशियोज आपने बचपन में स्कूल में पढ़े होंगे, वैसे तो आप कह रहे पूरा रेशियो का चैप्टर ही था। जीपी और एनपी तो सभी पढ़ते हैं। जीपी रेशियो क्या होता है? जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। एनपी रेशियो क्या होता है? एनपी अपॉन सेल्स इंटू 100। अच्छा, फुल फॉर्म बता रहे, जीपी क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। जीपी रेशियो क्या होता है? फॉर्मूला पूछ रहा था। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? जीपी कैसे निकलता है? कौन से खर्चे माइनस करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और अगर जीपी में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी माइनस कर दें तो नेट प्रॉफिट। तो छोटे में जैसे अब ट्रेडिंग अकाउंट का एक पिक्चर अगर हम लोग एज्यूम करें, मन की नजरों से देखना, आपको दिखाई देगा। अब बाई साइड में लिखते थे बाई सेल, बाई क्लोजिंग स्टॉक, टू साइड में टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू वेजेस, टू कैरेज इनवर्ड, टू और कोई डायरेक्ट खर्चा, फिर आता था टू ग्रॉस प्रॉफिट, या अगर वहां बचता तो बाई ग्रॉस लॉस। फिर टू ग्रॉस प्रॉफिट को आप उधर ले जाते थे, बाई ग्रॉस प्रॉफिट इनडायरेक्ट खर्चे डालना शुरू करते थे, टू रेंट, टू एडवर्टीजमेंट, टू सैलरी, ये सब आप डालते 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 आप पहुंच जाते थे टू नेट प्रॉफिट पे। तो जीपी ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100 जीपी रेशियो है, एनपी अपॉन सेल इंटू 100 एनपी रेशियो। और ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या लगता है आपको, ज्यादा आएंगे तो अच्छा है कि कम आएंगे तो अच्छा है? मतलब एक कह रहा है मेरा जीपी रेशियो 10% है, दूसरा कह रहा है मेरा जीपी रेशियो 40% है, तो दोनों में कौन ज्यादा बेटर है? जिसका 40% है। तो ये इजी है, जीपी अपॉन सेल इंटू 100, एनपी अपॉन सेल इंटू 100। एक बात आप लोगों को और बताना चाहूंगा, जैसे अगर मान लो कोई कह रहा है उसकी सेल है 1 लाख की और सीओजीएस है 80,000 की। सीओजीएस समझते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। वो जो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे ना, उसमें जो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस वेजेस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो होती थी सीओजीएस। और सेल में जब आप सीओजीएस माइनस कर देते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। कितना आ रहा है इस केस में? ठीक है, पक्का। अगर कोई मेरे से पूछे कि सर ये ग्रॉस प्रॉफिट सेल का कितने परसेंट है, तो मैं क्या करूंगा, जीपी 20,000 अपॉन सेल 1 लाख इंटू 100, कितने परसेंट? 20%। यानी जीपी रेशियो अगर मेरे को निकालना है तो बड़ा आसान है सर। जीपी रेशियो अगर मेरे को निकालना हो तो जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, दैट इज 20,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, यानी आप 20%, बिल्कुल सही बता रहे हैं। अच्छा, अगर कभी कोई हमसे कहता है कि सर जीपी ये जो है ये सीओजीएस का कितने परसेंट है, अगर सेल का पूछता तो हम बता ही पा रहे हैं 20,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100 यानी 20%। बट अगर सेल का ना पूछ के अगर कोई कहता है सर सीओजीएस का कितने परसेंट है, तो हम 20,000 अपॉन 80,000 इंटू 100 करते 25%। पक्का? सब लोग एक बार करके चेक कर लो, 20,000 डिवाइड बाई 80,000 इंटू 100, यानी जीपी जो है ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का कॉस्ट बोल लो या सीओजीएस बोल लो, देखते जाइएगा इधर, हम फालतू बातें नहीं कर रहे हैं, मतलब काम आएगा, इधर देखिएगा। जीपी ऑन कॉस्ट जो है वो है 25%, यस और नो? और इस केस में जीपी ऑन सेल कितना है? सीओजीएस का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, कि साहब हमने जो सामान बेचा है उसकी लागत कितनी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इंटरप्रेट करो उसको, जो माल बेचा उसकी लागत। तभी उसमें ओपनिंग स्टॉक जोड़ते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं। अभी आपको सीओजीएस का फॉर्मूला सिखा दूंगा, और ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस वेजेस, ये आपको मैं सिखा दूंगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक वो सिखा दूंगा। अभी पहले एक चीज दूसरी सिखा रहा हूं, उस पर फोकस कर लेते हैं। ये समझ में आ गया आपको? अब मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं, दूसरा पेन यूज करता हूं। मान लो एग्जाम में दे रहा है कि सेल है 1 लाख और जीपी ऑन कॉस्ट है 25%। एग्जाम में केवल इतना डेटा दे रहा है जो अब मैं लिख रहा हूं, स्काई ब्लू कलर बताया था आप लोगों ने, है ना? हाँ। और
आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट बता दो, रेशियो रेशियो छोड़िए, ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहा है। और केवल इतना डेटा दिया हुआ है जो आपका ये ब्लू कलर से लिखा हुआ है, बाकी ये सब डेटा नहीं दिया है। क्या मेरे को ये बताओ, क्या जीपी जो होगा सेल का 25% होगा? 1 लाख का 25%, 25,000 बताए आएंगे वहां पे जाके? गलत हो जाएगा ना, क्योंकि लिखा है जीपी कॉस्ट का 25% है, और कॉस्ट दी नहीं है एग्जाम में, सेल दी हुई है। क्या करने वाले हैं? हाँ, जो भी करने वाले हैं करिए, टेक योर ओन टाइम, क्योंकि एग्जाम में ये करना पड़ेगा आपको। और स्कूल में आप सीख क्या है, कुछ लोग एक्स मान के करते थे, कुछ लोग ऐसे करते थे कि 25% इसका तो इसका इतने परसेंट। हाँ, 4 लाख क्या निकाल दिया आपने? नहीं बेटा, अभी देश में ऐसा नहीं चल रहा। 1 लाख का माल बेचा है, 25% मुनाफा है, तो 4 लाख का मुनाफा कहाँ आएगा, सोचो ना। हाँ, 20,000 आएगा। आंसर देखो, हम लोग को पता है, मैं बताऊं आपको। हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन फ्रेम किया है, उसी से राइट हैंड साइड में क्वेश्चन लिखा है। आंसर आएगा 20,000, समझिए ना। लेफ्ट हैंड साइड में सेल 1 लाख थी, जीपी 20,000 था, तभी तो जीपी ऑन कॉस्ट 25% आया था, यही डेटा उठाया है। आंसर आपको निकालना है 20,000, बट ये कैसे निकालना है, अब आपकी बात ये है, ठीक है? समझ पा रहे हैं सब कुछ? अब आपके पास ब्लू डेटा है, जीपी निकालना है, जीपी आने वाला है 20,000, बट मेरे को ये नहीं जानना है कि जीपी 20,000 आ रहा है, मेरे को ये जानना है कैसे आएगा 20,000। जीपी 20,000 कैसे आएगा? पेन उठा लीजिए, आपका पेन पड़ा। ग्रॉस प्रॉफिट 20,000 कैसे आएगा, ये आपको बताना है। ये जब छोटे रहते हैं स्कूल में, तो 7th 8th क्लास में चैप्टर होता है ये, कि अगर ऑन कॉस्ट इतना है तो ऑन सेल इतना होगा। हाँ, जो भी मेथड आपको सिखाया गया, बहुत सारे तरीके होते हैं, आप अपनी तरीके, किसी भी तरीके से आपको निकालना है, बस 20,000 निकालना है। मतलब मैं ये कह रहा हूं, अगर आप 25,000 निकाल आएंगे तो गलत हो जाएगा ना, आप खुद समझ पा रहे हो उस चीज को। तो आंसर आना है 20,000, अब आपको समझना है वो कैसे निकालना है। सही मायने में ये मेरा पार्ट है ही नहीं, ये तो एक बच्चे, ये तो वो हो गया कि मैं पहले आपको 2+2 सिखा रहा हूँ क्वेश्चन कराने के लिए। ये स्कूल से सीख के आना है आपको, लेकिन आप सीख के नहीं आए, हमें पता है, इसलिए सिखा रहा हूँ। इसकी फीस अलग से ले लेंगे, ठीक है? हो गया? कितना आया? 20,000 आ गया। कैसे किया हमको एक बार दिखा दो आपने, हमें मेन तो वही देखना है, कैसे किया। एक्स मान के किया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, एक्स मान के किया, मान लो आपने। आपने कैसे किया? एक्स मान के किया, ओके। तो बहुत से बच्चे एक्स मान करके कर रहे हैं। हाँ, एक्स भी मान सकते हैं, कॉस भी मान सकते हैं, बस कोई भी अपने एक्स को याद ना करे। अच्छा, उन बच्चों का क्या होगा जो स्कूल में जब मैथ्स के सर पढ़ाते थे, सर थे तुम्हारे या मैम थी, और तुम लोग बातें करते थे बैठ करके, मैम या सर जो भी थे, उन बच्चों का क्या होगा? उन्होंने समझा ही नहीं था कि आगे काम पड़ेगा। चलो, उनके लिए भी मेरे पास एक तरीका है। तो जिन्होंने 20,000 निकाल लिया है अपने तरीके से, वो अपना ही तरीका फॉलो करें, मेरा तरीका फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे मेरे सहारे बैठे हुए हैं, है ना, मम्मी आपने कहा, आपने करा दिया तुम्हारा एडमिशन, वही वही ABCD भी वही सिखाएंगे, जाओ बेटा। तो जो बच्चे मेरे सहारे बैठे हैं, सुनिए साहब, मैं सिखा देता हूँ आपको एक दूसरा तरीका। आप कहाँ लेथन में पढ़ेंगे, आप सीखिएगा। 25% मतलब होता है 25/100। अब देखते जाना, फिर नहीं देखोगे तो निकल जाएगा, फिर आपको हो गया। हाँ, 25/100 होता है ना। 25/100 का मतलब होता है 1/4, यानी 1/4 ऑन कॉस्ट है। यस और नो? अगर 1/4 ऑन कॉस्ट होगा तो सेल का डिनोमिनेटर एक ज्यादा होता है, यानी 1/4 कॉस्ट पे होगा, तो जीपी ऑन सेल जो होगा वो 1/5 होगा। ठीक है? तो वो बच्चे जो मेरे सारे बैठे हैं, ये निकाल लोगे 1/4। सेल का हमेशा एक ज्यादा होता है, कॉस्ट का हमेशा एक कम होता है। 1/5 ऑन सेल। और सर अगर हमें परसेंटेज में पता करना है, तो 1/5 इंटू 100 कर दो, परसेंटेज कितने परसेंट हुआ? 20% ऑन सेल हो गया। क्लियर? तो ये आप याद रखिए, वो बच्चे जिनको एक्स मान के, वाई मान के, कुछ भी मान के कुछ भी नहीं होता, वो ये कर सकते हैं। यानी अगर 1/3 ऑन कॉस्ट है तो सेल का 1/4 नहीं, 1/2, इसीलिए पूछा था हमने।
1/3 ऑन कॉस्ट है तो सेल का एक कम होता है, 1/2 होगा। ए सॉरी, हाँ हाँ, देखा ऐसा ही होता है, पढ़ाते उड़ाते खुद ही चले। हाँ 1/4 आपसे, मैं उल्टा बोलना चाह रहा था। मैं फिर से दोबारा अपने एग्जाम्पल को रिफ्रेम करता हूं। अगर 1/3 ऑन सेल है तो कॉस्ट का 1/2, बाकी आप लोग ठीक बोल रहे थे। वो 1/3 ऑन कॉस्ट है तो सेल का 1/4 होगा। 1/4 मतलब 25%, 1/3 मतलब 33.33%। अब ये एग्जाम में देख के करना कि जीपी ऑन कॉस्ट दिया है कि जीपी ऑन सेल दिया है। मतलब अगर सेल दिया है तो जीपी भी ऑन सेल चाहिए, अगर कॉस्ट दी है तो जीपी भी ऑन कॉस्ट चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि सेल मल्टीप्लाई जीपी ऑन कॉस्ट का परसेंटेज इज इक्वल टू जीपी, तो कहेगा इज इक्वल टू अगली बार आना। या फिर ऐसा भी नहीं कर सकते कि कॉस्ट मल्टीप्लाई जीपी ऑन सेल इज इक्वल टू जीपी, नहीं, सेम लेना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। आप जब भी बिजली के दो तार जोड़ते हैं तो दोनों फेस नहीं जोड़ते, एक फेस और एक न्यूट्रल जोड़ते हैं। तो जीपी ऑन सेल हो तो वो सेल से मल्टीप्लाई होगा, जीपी ऑन कॉस्ट है तो वो कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगा। आज जाके स्कूल में अपनी फीस वापस लेके आना, जो मम्मी को पढ़ाना तुमको दो है। अरे ऐसा नहीं पढ़ा, लेकिन एक्स मान के तो बताया होगा, वो भी चलेगा ना, कोई टेंशन नहीं है। वो अपनी तरीके से सही पढ़ाते हैं, कुछ गलत नहीं। हाँ जी पूछिए। 100 मान के भी कर सकते हैं, अगर आप 100 मान के करते थे और आपको आता है तो आप वो करिए, मैं अपना मेथड आपको बिल्कुल नहीं थोप रहा, आप करिए। आपको आ गया था आंसर 20,000, आया नहीं था, 20% तक पहुंच गए थे ना, तो बस ठीक है। 1 लाख का 20%, 20,000, 100 मान के करो, कोई टेंशन नहीं है। ये दवाई सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी बीमारी है। क्या बीमारी है, उनको याद ही नहीं कि स्कूल में क्या हुआ था। जिनको याद है कि एक्स मान के हमारी टीचर ने पढ़ाया तो वो एक्स मान के करें, 100 मान के पढ़ाया तो 100 मान के करें, जादू तो ने सिखाया तो जादू तो ने सीखे। जो नहीं कुछ आता है वो ये सीख ले, ठीक है, नहीं है सबकी पार लग जाएगी। हाँ बोलो। और उनका चक्कर है तो टीचर ने पढ़ाया, आ गया ना 20%। हाँ तो भी ठीक है, टेंशन नहीं लेने का बेटा, रिजल्ट आएगा सब चेक हो जाता है। ठीक है, इधर आओ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट एनपी रेशियो। ओके, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है। जीपी दिया हुआ है 1/4 ऑफ कॉस्ट और सेल दी हुई है 2 लाख की, इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिए। अच्छा, एनपी रेशियो का फॉर्मूला, नीचे आंसर नहीं देखना, एनपी रेशियो का फॉर्मूला होता है एनपी अपॉन सेल्स इंटू 100। ये तो फॉर्मूला सीखा आपने, एनपी रेशियो का, एनपी नेट प्रॉफिट बोलो या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलो, अपॉन सेल इंटू 100। सेल हमको पता है 2 लाख की, क्वेश्चन में देखो सबसे आखिरी लाइन में लिखा है, सबसे आखिरी में दिख रहा है। अगर हमें नेट प्रॉफिट पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। और नेट प्रॉफिट कैसे आता है, ग्रॉस प्रॉफिट में आप इनडायरेक्ट खर्चे माइनस कर दीजिए तो नेट प्रॉफिट आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी दिए हुए हैं। यानी सबसे पहला मेरा फोकस होगा कि मैं जीपी निकाल लूं। जैसे ही मेरा जीपी आ जाएगा एग्जाम में, मैं आपको ये तरीका बता रहा हूं, इस तरीके से सोचिएगा एग्जाम में कि क्या करना है। जैसे जीपी आ जाएगा, जीपी में मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर लूंगा, 12,000 के दिए हुए हैं तो मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, फिर नेट प्रॉफिट अपॉन सेल कर दूंगा इंटू 100 तो मेरा एनपी रेशियो आ जाएगा। तो पहला फोकस जीपी निकालना। जीपी के लिए क्या दिया है, कह रहे हैं जीपी जो है वो 1/4 है कॉस्ट का, सेल का 1/4 नहीं बोल रहा है। और सेल है 2 लाख, तो अभी बताओ जो जादुई तरीका मैंने सिखाया, 1/4 है कॉस्ट का तो सेल का होगा 1/5। तो 2 लाख, हाँ 20% भी इसको कह सकते हैं, या 2 लाख का डायरेक्टली 1/5 भी कर सकते हैं, है ना। तो 2 लाख इंटू 1/5 कर लो, या 2 लाख का 20%, यानी जीपी कितना होगा 40,000। 40,000 में इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करो, नेट प्रॉफिट निकालो 28,000। 28,000 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, 14%। बाकी जो लोग अभी शुरू नहीं कर पाए करिए, मैं टाइम देता हूं। हाँ मेरा मेथड वाकई में अच्छे ही तरीके से करना हूँ। दिखाई क्या किया था आपने, लेट कॉस्ट बी 100, जीपी हो जाएगा 25, क्योंकि जीपी 25% कॉस्ट का था, तो सेल हो जाएगी 125। बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल मस्त सही है।
आ गया सभी का? जीपी सभी ने कैलकुलेट कर लिया है? 1/4 ऑफ कॉस्ट दैट मीन्स 1/5 ऑफ सेल। तो 1/4 अगर कॉस्ट का होगा तो 1/5 आपका सेल का होगा। तो यानी 1/5 2 लाख का 40,000 होता है। 40,000 में 12,000 माइनस किया 28,000 आया। एनपी रेशियो 14% का। ठीक है, चलो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। घर पे जाकर के काम करना, एक पेज में सिर्फ फॉर्मूले सारे नोट कर लेना, और रोज उसको सुबह उठने से पहले, रात में सोने के बाद रिवाइज करते रहो। 4-5 दिन आप ऐसा करोगे तो आपको लगेगा हो ही कुछ नहीं रहा है, फिर सोने के पहले ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ, बिल्कुल ये ध्यान रखना पड़ता है कौन सी चीज टाइम से आएगी, कौन सी। हाँ, छोड़ दो उसको, लेकिन इतना नहीं भी लिखोगे चलेगा, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ तो नंबर कट जाते थे। बाकी रिधिमा भी सीओजीएस का टॉपिक ना आगे आएगा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो सिखाऊंगा, तो वहां सीओजीएस निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।